वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां जैसे ZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान भाग नंबर कहते हैं 29वां करने जा रहे हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। अभी तक महत्वपूर्ण जो बातें हैं केंद्रक कला के बारे में जान लिया था, कैसा है, होता कैसा है, जानेंगे। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्य के तो ये कोशिका द्रव्य के समान ही केंद्रक में, कोशिका द्रव्य के समान ही केंद्रक में अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसे कैरियो प्लाज्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कैरियोप्लाज्म कहते हैं, या इसे केंद्रक रस भी कहा जाता है। केंद्रक रस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं केंद्रक द्रव्य में। केंद्रक द्रव्य में जल, प्रोटीन और बात कर लें न्यूक्लिक अम्ल की, ये सभी उपस्थित होते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर जल भी होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल भी होता है। यह करता क्या है? तो यह है केंद्रक में उपस्थित कोशिकांगों के लिए निलंबन पदार्थ का कार्य करता है। निलंबन पदार्थ का कार्य करेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? यह है केंद्रक द्रव्य आकार संरचना केंद्रक की बनाने में सहायक है। केंद्रक की आकार संरचना बनाने में केंद्रक द्रव्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भी यह कोशिका उपापचय यानी कि इंग्लिश में अगर कह दें तो इसे सेल मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कौन अदा करेगा? तो आप सब समझ रहे हैं, केंद्रक द्रव्य की बात हो रही है। अगले नंबर पे बातचीत कर लेते हैं हम लोग अगली केंद्रका के बारे में। केंद्रका न्यूक्लियस जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से सहायक है। तो देखते हैं कि बात को समझते हैं। केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार अंडाकार संरचना होती है। जिसे केंद्रका कहते हैं। अगर आप एक को समझ पाए तभी दूसरा समझ पाएंगे। केंद्रक द्रव्य को अगर समझ पाए, इसके बाद में केंद्रका समझ में आएगी। अब आगे कौन सी महत्वपूर्ण बात है तो देखते हैं। केंद्रका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, और इसके अलावा कोशिका विभाजन के समय नष्ट हो जाती है। यानी कोशिका विभाजन होगा और ये नष्ट हो जाती है। ये किसी झिल्ली के अभाव में सीधे केंद्रक द्रव के संपर्क में रहती है। केंद्रक द्रव के क्या करेगी? संपर्क में रहती है। और अगर बात करें कुछ यूकैरियोटिक जीवों में एक से अधिक केंद्रकाएं पाई जाती हैं। एक से अधिक क्या पाई जाएंगी? केंद्रकाएं पाई जाती हैं। केंद्रकाएं जो होती हैं आरएनए के संश्लेषण में तथा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केंद्रका के बाद में अब जान लेते हैं हम लोग क्रोमैटिन
धागे के बारे में। क्रोमैटिन धागे, आखिरकार क्रोमैटिन धागे होते क्या हैं और ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। क्रोमैटिन धागे जो हैं वो केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रासायनिक दृष्टि से अगर बात करें, न्यूक्लियो प्रोटीन हैं। रासायनिक दृष्टि से ये क्या होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन नामक क्षारीय प्रोटीन के बने होते हैं। क्षारीय प्रोटीन अगर बात करें तो ये अमीनो अम्लों से बनी होती है। क्षारीय प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनी होती है। क्रोमैटिन धागे आखिरकार होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, तो यह जालीनुमा संरचना होती है, जैसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। वास्तव में अगर बात कर लें, यह संरचना आभासी होती है क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जो क्रोमैटिन धागे हैं परस्पर एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, इसलिए यह एक आभासी संरचना है। अब बातचीत हम लोग कर लेंगे गुणसूत्र की, तो देखते हैं गुणसूत्रों को। तो गुणसूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोमोसोम ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं। देखते हैं इसके बारे में। कोश का विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सिकुड़कर क्या हो जाएंगे, संकुचित होकर छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। छोटे भी हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। इन्हीं संकुचित क्रोमैटिन धागों को, यही क्रोमैटिन जो धागे हैं जो संकुचित हो गए हैं, क्रोमैटिन धागों को गुणसूत्र कहा जाता है। अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है, गुणसूत्र की क्रियात्मक भाग को क्या कहते हैं। क्रियात्मक भाग इसका होता है जीन कहलाता है। इसको समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो जीन है क्या करता है, जीन क्यों महत्वपूर्ण है। जीन जीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को वहन करता है, यानी कि ले जाता है एक से दूसरे में। अगली महत्वपूर्ण बात यह है, क्रोमैटिन के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। याद रखें, कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। उस स्थान पर क्रोमैटिन में मोतियों के समान, मोतियों के समान गोल संरचना दिखाई देती है। अब इन्हें कहते क्या है, तो इन गोल संरचनाओं को क्रोमोमियर्स कहते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है, कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन के समय गुणसूत्र क्रोमैटिन
का द्विगुणन होता है, द्विगुणन होता है। अब इससे होगा क्या, जिससे दो पुत्री क्रोमैटिन, दो पुत्री क्रोमैटिन का निर्माण होता है। अब इन दो पुत्री क्रोमैटिन को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको कहा जाता है क्रोमैनीमेटा, क्रोमैनीमेटा के नाम से इनको जाना जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है, प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर जुड़ते हैं दोनों क्रोमैटिड, उस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर, ध्यान से सुनिए, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर जो होता है गुणसूत्र पर कुछ दबा हुआ होता है, अब जो दबा हुआ होगा इस स्थान को प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और कुछ विशेष गुणसूत्र जो होते हैं उन पर द्वितीय संकीर्णन भी पाया जाता है। इसके अलावा और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं गुणसूत्र से संबंधित। अगली महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ गुणसूत्रों के दूरस्थ सिरों पर एक या अधिक गांठों के समान, एक होगी या अधिक गांठों के समान क्या होता है, उभार होता है, जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र का जो अंतिम छोर है उसे टेलोमेयर कहते हैं। गुणसूत्र का अंतिम छोर क्या कहलाता है, टेलोमेयर कहलाता है। अब गुणसूत्र के भी भाग हैं, इनको भी जान लेते हैं। गुणसूत्र के जो भाग हैं इनको जानते हैं। तो पहले को हम लोग लिखते हैं, पहले का नाम है पेलिकल। आखिरकार पेलिकल होता क्या है तो देख लेते हैं। यह सबसे बाहरी आवरण होता है, किसका, तो गुणसूत्र का ये सबसे बाहरी आवरण होता है जिसको पेलिकल कहते हैं। दूसरा भाग मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है, तो ये पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। थर्ड में है क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, तो ये मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूर्ण लंबाई में दो समांतर कुंडलित भागों के समान संरचनाएं होती हैं। भागों की समान क्या होंगी, संरचनाएं होती हैं, जिनको अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं। अर्ध गुणसूत्र कहें या फिर क्रोमैटिड्स कहें। अब इसके बारे में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिरकार मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इनके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं, फिर से जान लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र के। तो आप सब जानते हैं 23 जोड़े होंगे, 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 जो हैं गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े और XY जोड़ा अगर मिल जाए, यानी कि एक स्त्री का एक पुरुष का, तो इससे लड़के का जन्म होता है। और अगर हम बात करें 22 जोड़े प्लस X और X अगर मिल जाए तो यहाँ से लड़की का जन्म होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको समझ लीजिए फिर से। 22 जोड़े और XX अगर मिल जाए तो लड़की का जन्म होगा। तो आप अब जान गए होंगे कि 22 जोड़े चाहे वो मनुष्य हो
मनुष्य में पुरुष हो या फिर स्त्री हो, दोनों के समान होते हैं। और जो आखिरी जोड़ा होता है यही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी।